पेन कहाँ गया? ये रहा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हेयर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। जैसे कि हम अब तक काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये जो आपकी जो वीडियो है, ये जो मैं आजकल बना रहा हूँ, रोज़ाना एक वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये आपकी हरियाणा CET मेंस से रिलेटेड है वैसे तो, बट एक चीज़ और सुनिए यहाँ पे मेरी, है ना, कि एक्चुअल में होता पता है क्या है? होता ये है कि जो कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है ना, कॉमर्स के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और जो सिलेबस होता है ना, वो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम का लगभग लगभग सेम होता है ना। सेम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स हर एग्ज़ाम के कॉमन होते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चंस आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो अदर कोई लोग अगर कोई देख रहे हैं, है ना, जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके भी लिए भी क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। चलें, तो हमने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था हमने, ठीक है। और मेहनत लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक वगैरह कर दीजिए करिए और शेयर कर दीजिए करिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। ओके, तो चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे पढ़ें। और कोई डाउट हुआ करे तो मुझसे पूछ लीजिए करिए। कल एक डाउट था, एक भाई साहब ने कुछ पूछा था, नाम तो मुझे याद नहीं, कमेंट बॉक्स में, बट मुझे अच्छा लगा। मतलब अच्छा इस वजह से लगा कि चलो किसी ने तो मतलब उस वीडियो को ध्यान से देखा। और डाउट तभी निकलते हैं जब इंसान चीज़ों को करने की कोशिश खुद से करता है ना। उन डाउट को सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। बट चलिए क्वेश्चन 99 को देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपको 60 आवर्स, गारंटीड टाइम रेट दे रखा है। मतलब गारंटीड टाइम रेट मतलब क्या है कि आपको टाइम के हिसाब से 30 पैसे पर आवर मिलेंगे। ये गारंटीड वे आपकी कमाई रहेगी, लाइक गारंटीड वेजेस हैं ये एक तरीके से। What is the amount of wages if a job is completed in 48 hours as per row 1 plan, है ना। अब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वेजेस क्या रहेंगे, मतलब कितनी वेजेस हो जाएंगी अगर किसी ने एक कार्य को 48 घंटे में पूरा कर दिया है। तो हमें ये किस के बेसिस पे निकालना है? रो 1 प्लान के बेसिस पे निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे ये रो 1 प्लान क्या है, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है ढंग से तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता दूंगा रोहन प्लान क्या है। अच्छा देखिए, 2 प्लान होते हैं, 2 हैं या 3 है, कोई ऐसा अभी ऐसा याद नहीं आ रहा है एकदम से, बट एक और होता है आपका रोहन और हाल से प्लान, ठीक है। अब जब इन्होंने रोहन प्लान पूछा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बार एग्जाम में हाल से प्लान से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये हैं कौन से चैप्टर से, जी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है ना। चलिए पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपके 5-7 दिन बचे हैं और आप जैसे प्रैक्टिकल वाले में, प्रैक्टिकल के कम से कम देखो, प्रैक्टिकल का पार्ट जो आएगा आपका, मैंने यार सच बताऊँ ना तो मैंने आपका जो पूरे जो जितने भी पुराने पेपर्स थे इन पे गहन अध्ययन किया है। मैंने 5-7 दिनों से मैंने यही किया है ना। इस वजह से मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल पार्ट में आपको क्या क्या कवर, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले कॉस्टिंग से जो आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा आपका। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, कुछ थियोरटिकल आएंगे और कुछ प्रैक्टिकल आएंगे। प्रैक्टिकल की तो मैं कह देता हूँ 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने पुराने पेपर देखे, ठीक है। उसके बाद है आपका लेबर कॉस्टिंग, एक जो चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, ठीक है, इसमें से आएगा आपका, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। तीसरा है आपका, है ना, तीसरा है आपका मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग में वो जो मैं बता रहा था ना, EOQ, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक,
है ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, है ना, वो सब आ जाता है इसमें। और लीफो फीफो वाला जो स्टॉक वैल्यूशन जो करते हैं ना, लीफो मेथड से, फीफो मेथड से, हीफो मेथड से, तो वो सब इसी में आ जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर और डाल लीजिए इसमें, जो आता है आपका कॉस्ट शीट नाम का एक चैप्टर होता है, उससे और क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल जो मैंने देखा ना, आपका जितने भी पुराने पेपर देखे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट से जो पार्ट कवर हो रहा है प्रैक्टिकल वाला, वो इसी से हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं से आएगा क्वेश्चन। तो इसके अलावा क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं जी, है ना। और क्वेश्चन भी ये है कि मोस्टली रिपीटेड सेंस में है, लाइक कि आपने अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरी ये दोनों तीनों वीडियो देख रखी हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, इसकी तो मैं 100% कह रहा हूँ कि 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही आएगा, जो भी पेपर, जो उसने भी वीडियो देखी है। लेबर कॉस्टिंग के इतने क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है, मतलब जो भी आए हैं, पर मैंने जिस हिसाब से थे मैंने करा दिए हैं जो भी क्वेश्चन आए। तो बट इसमें आप देख लीजिएगा इस पोर्शन को। इसके अलावा हम दूसरा फिर देखें प्रैक्टिकल पोर्शन में, फिर अकाउंट्स की बात करें। अकाउंट्स में आपका सिर्फ आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़ने। एक तो डेप्रीशिएशन से क्वेश्चन बनेगा आपका, एक फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन, फाइनल अकाउंट्स। देखो कंसाइनमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, अब तक हमने एक ही क्वेश्चन किया है, तो कंसाइनमेंट आप छोड़ भी दो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे चल रहे हो, आपने नहीं पढ़ा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन, फाइनल अकाउंट्स, शेयर्स वाला पार्ट, शेयर्स डिवेंचर, मतलब एक ही तरीके से बात कर रहा हूँ, डिवेंचर मतलब कंपनी वाला पार्ट। और इसके अलावा एक और है इसमें, डेप्रीशिएशन, फाइनल अकाउंट, कंसाइनमेंट, शेयर डिवेंचर, और क्या रह गया? और कुछ भी रह गया ना, एक चीज़ और रह गई है कोई, कंपनी हो गया, है ना, फाइनल अकाउंट हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, यही है। और बेसिक्स वगैरह है, वो सब आपको आता ही होगा, मतलब प्रैक्टिकल से बेसिक बनेगा तो आप कर दोगे। ठीक है, ये अकाउंट से बनेगा प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, इस सबको आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर ऑन तीसरा पार्ट है आपका टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन का हमने कुछ भी किया नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम ही नहीं मिला हमें सच, है ना, अभी तो स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ चैनल को। तो टैक्सेशन में आप क्या करो, टैक्सेशन में सब सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स करो, है ना, ज़्यादा डीप में मत जाओ, डीप में मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ो। बेसिक्स मतलब कि टैक्सेशन पहली बार कब स्टार्ट हुआ, है ना, टैक्सेशन का एक्ट कौन सा है ना, कौन से शेड्यूल में आता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें पढ़ो, है ना। ये पढ़ लो कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस कवर होते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इसमें आप पढ़ लो नॉर्मल जो बेसिक्स है, जैसे बहुत सारे नॉर्मल बेसिक्स है ना, पहले पहले दूसरे चैप्टर में जो भी टैक्स इवेजन क्या होता है ना, टैक्स, है ना, है ना, और भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, ये नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक्स वो पढ़ लो। कितने हेड्स हैं, है ना, हेड्स के सेक्शन और देख लेना एक बार कि कौन कौन से हेड, जैसे 5 हेड हैं तो 5 हेडों के कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक कौन कौन से हेड हैं। ठीक है, डिडक्शन देख सकते हो तो देख जाना, डिडक्शन बहुत इजी वे में पूछ रहा, ऊपर ऊपर से देख जाना, तो ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। एफएम से आपका कोई क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं सच, है ना, जो भी बनना है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनना है। तो ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया, इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिकल पर 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आएंगे, है ना। हाँ, वो अकाउंट्स में एक पार्टनरशिप और रह गया था, मैं कह रहा था ना कौन सा चैप्टर रह गया, तो पार्टनरशिप भी ज़्यादा डीपली नहीं करनी है, बेसिक्स करने हैं उसके, है ना, वो कर जाओगे, है ना, तो आपको सहूलियत होगी। देखो चक्कर ये होता है ना कि भाई प्रैक्टिकल पार्ट ये सबका स्ट्रांग नहीं होता है ना, बहुत ही कम लोगों का स्ट्रांग होता है, तो आप अगर कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा। चलें, क्वेश्चन कर लें अब। चलिए, अच्छा जी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है लेबर कॉस्टिंग का, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। रोवन प्लान से निकालना है, रोवन प्लान से क्या निकालनी है, वेजेस को कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम पे क्या दे रखे हैं, हम पे दे रखे हैं स्टैंडर्ड आवर्स कितने दे रखे हैं, स्टैंडर्ड आवर दे रखे हैं हमको 60 आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा है हमें और देखते हैं। और गारंटीड वेजेस कितनी दे रखी है, गारंटीड वेजेस के लिए मैं लिखूंगा GW, गारंटीड वेजेस है 0.30 पर आवर। ठीक है, यही तो दे रखी है। और क्या क्या दे रखा है, और आपका दे रखा है एक्चुअल आवर्स, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल कितने घंटे में टाइम पूरा किया, एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं आपके 48 आवर्स। 48 आवर्स में एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ है। जिस काम को करने के लिए कितना टाइम अलॉट हुआ था, 60 आवर्स अलॉट हुए थे, उस काम को करने के लिए आपको कितने आवर्स लगे हैं, वाकई में जो लगे हैं वो लगे हैं 48 आवर्स। तो चलिए रोवन प्लान क्या कहता है, एज पर रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। तो रोवन प्लान का फॉर्मूला ये है, आपको जब वेजेस कैलकुलेट करनी है तो पहले हम क्या लेंगे, टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है एक्चुअल में, ठीक है, अपन टाइम अलाउड, जितना टाइम मिला था, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा आपका, इनटू टाइम सेव, कितना टाइम बच गया है ना, और उसके बाद टाइम कितना बच गया, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वेज रेट से। ठीक है, ये कर देंगे। तो चलिए ये आपका सिंपल सा आपका क्या फॉर्मूला है, तो रख लेते हैं। टाइम टेकन कितना टाइम लगा है एक्चुअल में, एक्चुअल में जो लगे हैं वो आपके लगे हैं 48 आवर्स। तो 48, ठीक, अलाउ कितना किया था, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 60, तो यही टाइम अलाउड किया था 60। तो कितने घंटे बच गए, 60 घंटे का काम 48 घंटे में किया तो 12 घंटे बच गए ना, इंटू 12 और 0.30। ठीक है, तो जी चला गया 4 बार, ये चला गया 5 बार 12 से। ठीक है, ओके, और बाकी का देख लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर पर पहुंचा है अपने जल्दी जल्दी, इससे जल्दी हो जाता है। 12 इंटू 0.30 कितना हो गया, 12 इंटू 0.30 इंटू 4 इक्वल टू, है ना, इंटू 4, एक मिनट गलत हो गया, 12 इंटू 0.30 इंटू 4, है ना, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू डिवाइड बाय 5। तो 2.88 आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 2.88 बन गया आपका गारंटीड वेजेस के हिसाब से जो बना है, कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आया। अब इसके अलावा अब उसे टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है ना, टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है, तो उन्होंने 48 घंटे काम किया, तो 48 घंटे के भी तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो 48 घंटे के पैसे कितने हो गए। अच्छा, डोवन प्लान के हिसाब से जो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये हम कर रहे थे आपका एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा बोनस जो कैलकुलेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे एक्स्ट्रा बोनस, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिस भी वर्कर ने काम किया है उसने समय बचाया है, तो जो भी समय बचा है उसके हिसाब से उसे एक्स्ट्रा बोनस और मिलेगा। जो सैलरी मिलेगी गारंटीड सैलरी वो तो मिलेगी, है ना। गारंटीड सैलरी कितनी है, गारंटीड वेजेस आपकी कितनी है, गारंटीड वेजेस हैं आपकी 48 घंटे काम किया और 0.30 आपको मिलेगी मिलेगी, तो ये हो गई आपकी 14.4। ठीक है, प्लस बोनस कितना बनना है एज पर रोवन प्लान, रोवन प्लान के हिसाब से बोनस जो बना था आपका 2 पॉइंट लग गया 8, सॉरी गलत हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, तो ये हो गया आपका 2.88। तो 8 तो जो ही हो गया, 8 और 4 12 की 2 हो गई, हासिल लगी एक हुई 7 और तो आपकी जो टोटल वेजेस बन जाएगी वो बन जाएगी बोनस प्लस जो एक्चुअल वेजेस थी उसको मिला के जो टोटल वेजेस बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 17.28। ठीक है, समझे, तो इसमें 17.28 दे रखा है, तो आपका ये आपका आंसर बन गया है। अब मैं ये कह रहा था यहाँ पे रोवन प्लान दे रखा है, तो आप एक बार हाल से प्लान का फॉर्मूला और देख लेना, हाल से प्लान का फॉर्मूला क्या होता है बोनस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया है ना।
ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी, माफ़ी चाहता मैं एकदम से। चलें अब आगे। चलिए, कोई क्वेश्चन हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे होंगे अब वैसे, फिर भी देख लेते हैं। आज की ये वीडियो मेरे ख्याल से लास्ट है। देखो, मैंने बोला था ना, मैंने एक लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन कराया था आपको, याद हो तो, फ्लक्स मेथड से, और मैंने कही थी कि बाकी के मेथड भी देख लेना, याद हो पिछली वीडियो में। तो देखो यहाँ पे सेपरेशन मेथड से का फॉर्मूला पूछ रखा है, उसमें भी 3 मेथड होते हैं लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के, वो एक बार नज़र मार लेना उसको, ठीक है। नहीं होगा तो मैं ग्रुप में उसके स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा, ठीक है, या फोटोज़ वगैरह क्लिक करके डाल दूंगा लेबर टर्नओवर के, ठीक है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया हो ज्वाइन तो, ठीक है, टेलीग्राम पे। और अबाउट में दे रखा है वैसे, यूट्यूब के अबाउट में भी दे रखा है, और या फिर नहीं हो तो मुझसे पर्सनली 8279435664 पे आप टेक्स्ट करके मुझसे बोल दीजिएगा। अरे यार, पेन क्यों नहीं चलता है, 35664 पे, ठीक, सिर्फ टेक्स्ट करना, ये मेरे से आप, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ मत करना प्लीज़। अरे यार, मेरी आदत बन गई है अब बार बार डिलीट करने की, ठीक है। चले आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आजा, ये सब आपके उसके हैं, टैक्स वगैरह के। टैक्स हमने छोड़ा ही, अभी उठाया ही नहीं है, और वैसे भी टैक्स को लेके अभी तक कुछ आपस में डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो चीज़ डिसाइड हुई है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, कि जो जो मुझे कराना है वो मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर दूंगा, ठीक है, ओके। चलें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है, करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको। चलिए, अब इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 6000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बाय 10%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी 10% से बढ़ गया है, और आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। वैसे देखा जाए तो इंक्रीज बाय 6000 हो जाएगा जी, साफ साफ पता चल गया है। अगर मैं अपनी तरफ से करूँगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ इमेजिन कर पा रहा हूँ, है ना, वो चीज़ आपको नहीं समझ पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको, उसके लिए हमको कोई ना कोई आपको तरीका समझाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि आपसे चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उस स्तर से नहीं सोच पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिचुएशन डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसे डिसाइड करनी पड़ेगी लाइक कि आपको खुद से क्वेश्चन एक क्रिएट करके देखना है ना, है ना। अब जैसे फाइनल अकाउंट्स आप सबने पढ़ा होगा, तो हम फाइनल अकाउंट्स की एक सिचुएशन को क्रिएट करके देखेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। बाकी मेरे पास और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, पर मैं उस इमेजिन, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से मैं नहीं समझा पाऊँगा, उसके लिए सिचुएशन मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन में ऐसा है कि आपकी परचेज है आपकी 1,00,000 रुपये की, ठीक है, सेल्स है आपकी 2,00,000 रुपये की, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 30,000 रुपये का मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, मान लो, चलो हमने मान रखा है ये तो 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। और आपके क्या है, एक तरीके से हम कह रहे हैं जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम मान लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेंगे, चलो अगर कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है तो, ठीक है। तो दो सिचुएशन ले ली हमने, एक तरफ ले ली सिचुएशन 1, एक तरफ ले ली सिचुएशन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L आप सबको आता होगा बनाना, 10वीं 11वीं 12वीं में सबने सीखा होगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे चीज़ों को रख देते हैं, क्या क्या है सब हमने रख दिया, क्या था,
परचेज रख दी 1 लाख की डेबिट में, ठीक है। सेल्स रख दी 2 लाख की, सेल्स रख दी 2 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक रख दिया 30,000 का, ठीक है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट 10% है ना। तो 10% कितना हो जाएगा सेल्स का, 10% हो जाएगा आपका जीपी, यहाँ पे हो जाएगा 20,000, ठीक है। देखो कितने का फ़र्क पड़ रहा है। 2,30,000 में से आपके 1 लाख गए तो 1,30,000 बचे, 1,30,000 में से 20,000 गए तो 1,30,000 में से 20,000 गए तो 1,10,000 के आपके क्या बन गए डायरेक्ट एक्सपेंस, 1.10 लाख के गई थी ना। जो भी फिगर आएगी उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो हो गई आपकी, ठीक है। ये सिचुएशन पहली थी जब हमने सारी चीज़ों को जो जो हमने ली थी उसको बना लिया। अब सिचुएशन 2 पे चलेंगे, सिचुएशन 2 में भी वही लिखेंगे। अब सिचुएशन 2 में उसने जो जो बोला है उसको बढ़ा देंगे हम अपने आप से, ठीक है। उन्होंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक को 6,000 से बढ़ा देना है, ठीक है। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका, ऐसे ही करके देखना कभी अगर इस तरीके का सवाल आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो क्लोजिंग स्टॉक पहले 30,000 का था, अब क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बन जाएगा 36,000 का, ठीक है। सेल्स आपकी उतनी ही है 2 लाख, 2 लाख कर दी हमने। सेल्स भी बढ़ी थी क्या, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाया 10% से, तो अब जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, चलिए वो बात की बात है ना। देखेंगे हम कितना बनता है ना, है ना। कितने से बढ़ेगा वो तो हमसे पूछा है ना। बट हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट अब क्या है, चलिए अब हमने क्या किया है, अब हमने जो पुरानी फिगर थी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। परचेस थी 1 लाख थी, डायरेक्ट एक्सपेंस थे आपके 1.1 लाख के, ठीक है। यही तो थे, ठीक है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आप क्या करोगे, अब आपने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट को आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बैलेंसिंग फिगर देखते हैं पहले। तो 2,36,000, 2,36,000 माइनस 1,10,000 और 1,00,000, 2,10,000, ठीक है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर बना वो क्या बना आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 26,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो 26,000 रुपये का आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे थे वो क्या निकालनी थी हमें, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकालना था। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हमने निकाला तो क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट जब हमने निकाला तो पता चला पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था आपका 20,000 था, यहाँ पे देखो सिचुएशन में। और अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना 26,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितने से बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ गया 6,000 रुपये से, ठीक है। यदि आप क्या करते हो क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 रुपये का इंक्रीज करते हो तो, ठीक है। समझ में आया आपको, चलिए। जी वैसे डायरेक्ट भी समझ में आ सकता है, बट क्या करें आपको सिचुएशन लेकर समझानी पड़ेगी, वरना क्या होगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है COGS 80,700, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपका 5,800, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपका 6,000 रुपये, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको भी ले लेते हैं, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो COGS कितने का है 80,700 का, तो 80,700 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक है 5,800 का,
तो यहाँ पे लिखती है 5,800 प्लस परचेज हमें निकालनी है, माइनस की क्लोजिंग स्टॉक लिखती है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6,000 रुपये का। तो यहाँ लिख दी माइनस के 6,000 रुपये। तो यहाँ पे बचे पी प्लस पी माइनस के 200 रुपये बचे, क्योंकि माइनस का फिगर है जो प्लस का फिगर है। तो 200 रुपये बचे, 200 बचे तो 200 यहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, तो 80,900 हो जाएगा, 80,900। परचेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,900। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, हो गया 58 वाला। 59 वाला देखें, 59 वाला भी देख लेते हैं। 59 में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 59 में क्या कह रहा है? 59 में कह रहा है कि फाइनल अकाउंट से जो क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स आर डबल द करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, चलो एक बैलेंस शीट फिक्स टाइप का बना लेते हैं। इस साइड क्या होता है? एसेट्स होते हैं, आपको पता है। इस साइड क्या होती है? आपकी लायबिलिटीज होती है। एक हमने रफ फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना ली। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? डबल है किसके? करेंट एसेट्स के। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट को हमने क्या मान लिया? फिक्स्ड एसेट को हमने मान लिया डबल किसके हैं? करेंट एसेट के। तो करेंट एसेट अगर मान लो एक्स हैं तो फिक्स्ड एसेट कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। डबल द करेंट एंड हाफ द कैपिटल, और कैपिटल के ये हाफ है। ठीक है, तो कैपिटल हमें उसको पता है, कैपिटल किस साइड आती है? इस साइड आती है। कैपिटल से ये आधे हैं, तो ये आधे हैं 2x, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 4x। कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 4x। ठीक है, जो करेंट एसेट्स हैं वो कितनी हैं? करेंट एसेट्स हैं आपके 3,00,000 रुपए की। 3,00,000 रुपए के हैं, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 3,00,000 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4,00,000 रुपए की, है ना। वैसे तो इन्वेस्टमेंट जो आती हैं वो आती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट के अंदर आती हैं, पर यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या कलेश है यहाँ पे। क्या इनको अलग से दे रखा है या फिक्स्ड एसेट्स में ही है? अभी हम इन्वेस्टमेंट को यहीं पे लेके मान के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट है आपकी 4,00,000 की। वैसे तो फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं, अगर कुछ नहीं कह रखा है तो। आने को जो करंट एसेट में भी आ सकती हैं अगर वो 1 साल के अंदर अंदर उसकी मैच्योरिटी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना उसको। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ पूछ रहा है बैलेंस शीट में कितनी होगी। तो करंट लायबिलिटीज़ इस साइड होगी। हम ये मान रहे हैं कि और कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी बैलेंस शीट में, सिर्फ और सिर्फ यही सब है, यही सब फिगर है आपके पास। तो अब यहाँ पे देखो, चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या फिगर बनना है, इस साइड का टोटल क्या बनना है। आपको पता चला एक्स की वैल्यू 3,00,000 है, तो फिक्स्ड एसेट कितने के हो जाएंगे फिर? 6,00,000 के। अरे चल जा, चलता क्यों नहीं है? 6,00,000 के आपके फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, 3,00,000 के जो हो गए, 4,00,000 के हो, तो कितना हो गया आपका फिगर? 6,00,000 और 4,00,000 10,00,000 और 3 13,00,000। 13,00,000 आ रही है आपकी एसेट साइड। ठीक है, 13,00,000 आपकी एसेट साइड है। ये 4x है ना। तो एक एक्स की वैल्यू आपकी 3,00,000 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12,00,000 हो जाएगी। तो 13,00,000 में से जब आप कैपिटल का अमाउंट घटाओगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो 1,00,000 का बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी की हो जाएंगी? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, ईजी था वैसे तो, बट फंस जाए तो फंस भी सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आपके? चलें आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, 50,000 के गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, विच इंक्लूड अ सेल टू अ कस्टमर फॉर ₹5,500 एट अ कॉस्ट प्लस 10%। ठीक है, उसने एक गुड्स बेचा 5,500 में, जिसमें क्या है? जिसमें कॉस्ट भी इंक्लूड है प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड है। 5,500 क्या है? एक तरीके से यहाँ पे क्या है? सेल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस। इस साइड पे पेन पता नहीं क्यों चलता नहीं है अच्छे से। ठीक है, बट दीज गुड्स वर स्टिल इन गो डाउन एट द रिस्क ऑफ बायर।
ये अभी भी सेलर के पास पड़े हैं, सेलर के गोडाउन में पड़े हैं, बट रिस्क किसकी है उस गुड्स पे? अब किसकी रिस्क पे पड़े हैं? बायर की रिस्क पे पड़े हैं। जब रिस्क की बायर की हो गई तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि वो माल हमने क्या कर दिया है? सेल कर दिया। वो सेल की तरह ट्रीट होगा। द टोटल सेल्स टू बी रिकॉर्डेड, तो टोटल सेल्स कितनी की रिकॉर्ड करेंगे? हम 50,000 की रिकॉर्ड करेंगे। भाई हमने तो टोटल सेल्स कर दी ना यहाँ पे। अब बायर की रिस्क पे अगर कोई माल हमारे पास पड़ा है तो वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने सेल एक बार कर दी है। तो जब जब रिस्क किसकी होगी? बायर की होगी, है ना। माल किसके पास पड़ा होगा? माल आपका पड़ा होगा सेलर के पास, तो अभी वो सेल की तरह ही ट्रीट होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो यही होगा, 50,000। ठीक है, ओके, चले आगे आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन है नहीं इसमें ज़्यादा। हाँ, थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थ्योरी के क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। वैसे आप सबने अच्छे से मेहनत कर रखी होगी। मैंने तो वीडियोस अभी बनाना चालू किया है, बट जितना मेरे पे हो सकता था और मैंने जितना आपसे कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट मैंने आज मेरा पूरा हो जाएगा इस वीडियो के साथ साथ। एक दिन मुझे कॉस्ट की वीडियो और बनानी है तो वो और बना दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी वाला क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्टिंग एसेट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुडविल एंड लाइफ स्टॉक। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं हम, वो कौन सी एएस के अकॉर्डिंग करते हैं? वो एस 6 के अकॉर्डिंग करते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि एएस को एक बार देख लेना, कौन सा एएस का नंबर किसके हिसाब से है ना। ये मैंने डाल दिया है वैसे तो ग्रुप में, एक बार और डाल दूंगा एएस की लिस्ट, उसको आप देख के जाना एक बार। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। एक जी क्वेश्चन देखो, कंट्रीब्यूशन से ही है, मार्जिनल कॉस्टिंग से ही है। देखो जी, मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया है कि तुम ऐसे क्वेश्चन भी कर दोगे। द अल्टरनेटिव दैट वुड डिक्रीज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज़ से घटेगा? एट द मोस्ट इज 20%। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का जो मार्जिन है पर यूनिट कैसे घटेगा? आप सबको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था ना, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये बताया था। तो अब देखो, क्या अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे और ये पूछा है कि इनमें से किस ऑल्टरनेटिव से कंट्रीब्यूशन कम होगा? कम होगा, कम होगी पूछा। सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन कम होगा? नहीं, इससे तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा देंगे, चलो वेरिएबल कॉस्ट आपने बढ़ा दी, है ना। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दोगे तो ज़्यादा अमाउंट क्या आएगा? तो कंट्रीब्यूशन आपको इससे भी ज़्यादा आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने से भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन कम आए, है ना। ठीक है, बट मोस्टली जो जो डिपेंड करेगा वो करेगा सेलिंग प्राइस के डिक्रीज होने से। अगर सेलिंग प्राइस आप डिक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, है ना। और आपको ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट आप अपने मन से नहीं बढ़ा सकते एज सच, वो बढ़ेगी आपकी आपके प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से, है ना। वेरिएबल कॉस्ट कम कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। वैसे कम की तो पूछ रहा है, इनकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा कर दो तो डिक्रीज कर दो, इसमें एक लोचा है इस वाले ऑप्शन में, ये भी हो सकता है। बट मोस्टली जो देखा जाएगा वो सेलिंग प्राइस से डिपेंडेंट होता है कंट्रीब्यूशन। तो आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। जो वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है, वही वाला है क्या? रिपीट हुआ है क्या? COGS दे रखा है आपका, COGS दे रखा है आपका 80,700, ओपनिंग स्टॉक 5,800, क्लोजिंग स्टॉक 6,000। तो अमाउंट ऑफ परचेज पूछा है, अमाउंट ऑफ परचेज अभी निकाला तो था 80,900। दोबारा रिपीट हो गया है जो क्वेश्चन, देखो किया तो था अभी कराया ऊपर, जस्ट सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया शायद से, ऊपर ही करा दिया है मैंने, देख लेना। ठीक है, ये डिवेंचर उसके क्वेश्चन मैडम कराएंगे आपको, मैं
हम काम बढ़ चुका है तो मेरा इससे कोई कमिटमेंट ही नहीं है। अब वो आजकल में शायद वीडियो डाल देंगी कल, आज तो शायद लोहड़ी वगैरह थी तो शायद से वो नहीं डाल पाई होंगी। ये सब क्वेश्चंस कराने को करा दो पर इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, ये फायर इंश्योरेंस वाला एक बार मैं इसका चार्ट डाल दूंगा कि किस वाले इंश्योरेंस में कितना आपका इनकम, कितनी इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी की और कितनी आपको बांटना पड़ता है फायर इंश्योरेंस में, है ना, लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, और आपका जनरल इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में ही आ जाता है एक तो फायर इंश्योरेंस, बट अलग अलग होता है ना। वाटर इंश्योरेंस, वाटर इन द सेंस फ्रेट वगैरह का इंश्योरेंस। ठीक है, इसका मैं चार्ट डाल दूंगा तो आप उसमें से देख लेना कि कितना पार्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कितना परसेंट, और कितना परसेंट उसका इनकम के रूप में, कितना परसेंट एक्सपेंस दिखाते हैं और कितना परसेंट पैसे दिखाते हैं उसको। ये सब का मैं एक बार चार्ट डाल दूंगा दूर के कहीं ना कहीं से। ठीक है, सारे इंश्योरेंस इसमें कवर्ड होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन जो वाला है, ये क्वेश्चन है आपका कॉस्ट शीट से। पूछोगे कॉस्ट शीट, अभी मैंने बताई तो थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से बनना है। चलो लिख लेते हैं क्या क्या है आपका क्वेश्चन। प्राइम कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखो प्राइम कॉस्ट दे रखी है 51,000 रुपये। वर्क ओवरहेड आपके दे रखे हैं 20% ऑफ ऑन प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं 5% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट रहता है, आपको मैं फॉर्मेट जब मैं कॉस्ट का वीडियो बनाऊंगा तो पूरा फॉर्मेट एक बार से समझा दूंगा। तो कि ऊपर से लेके तक तो नीचे तक तो वैसे सब कुछ सही रहता है, बट जब हम फाइनल वो तुम्हारे फिनिश गुड्स के स्टॉक को वैल्यू करते हैं तब थोड़ा उसमें लॉजड़ रहता है, उसमें लॉजिक वाली चीज़ है वो एंड में रहती है। तो जब मैं कॉस्ट शीट वो कॉस्ट की एक वीडियो बनाऊंगा ना एक और, तो उसमें ये वाला टॉपिक डाल दूंगा। पर यहाँ पे अब हम इसको आए हैं तो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 51,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पे हमें प्राइम कॉस्ट। वैसे प्राइम कॉस्ट निकालनी होती तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जोड़ना होता। वर्क ओवर हेड दे रखे हैं, फिर आपको कितने दे रखे हैं 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क ओवर हेड को 20% इसका जोड़ लेंगे। तो 20% इसका कितना बन जाएगा, 10% इसका बन जाएगा 5100, और 51 और 51 कितने हो गए 102, 102 तो ये होगा आपका 10,200। 10,200 के आपके क्या हो जाएंगे वर्क ओवर हेड, क्योंकि बोला है ना वहाँ पे वर्क ओवर हेड कितने 20% प्राइम कॉस्ट के। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने दे रखे हैं, ठीक है, कितने दे रखे हैं 10% ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के। अब पहले वर्क कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो प्राइम कॉस्ट में यदि आप वर्क ओवरहेड जोड़ देते हो, है ना, इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाता है वर्क कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा वर्क ओवरहेड बन जाएगा, वो वर्क कॉस्ट बन जाएगा। तो वर्क कॉस्ट कितनी होंगी 0 0 2 1 और 6, है ना, 61,200 रुपये की आपकी वर्क कॉस्ट हो गई। अब इसमें क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड कितने 10% इसकी। तो जोड़ दो भाई ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक ही बात है, कितने हैं 10% वर्क कॉस्ट के। तो कितने हो गए 6120 हो गए, इसमें जोड़ दो 0237 67,320 रुपीज़ हो गए। ठीक है जी, आपका अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। फिर इसमें क्या जोड़ने, फिर इसमें जोड़ने सेलिंग ओवरहेड जोड़ने 5% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो जो फिगर बनता है इस 67,320 का, जो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बाद हम क्या करते हैं फिनिश कॉस्ट के ओपनिंग को
और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स की कोई बात नहीं कर रखी है, तो हम ये बोलेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है वही आपका आगे की वो है आपकी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इसी को मान के इसके आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है इसमें, फिर आपको क्या जोड़ना है, सेलिंग ओवरहेड जोड़ने हैं, कितने 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना आया अभी, यही आया, इसका 5% जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपका 3366। ठीक है, 5% अगर इसका जोड़ेंगे तो ठीक है, 5% बोला है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, 5% जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो ये फिगर जो आएगा आपका बन जाएगा आपका कितना आगे 6 है ना, 8 6 6 8 6 0 7 70,686। जी आपका जो फिगर बना वो आपका क्या बना, ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही आपको अब यहाँ पे निकालना था। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 70,686 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं आगे का। EOQ का क्वेश्चन है जी, कंजम्पशन किया है आपने 120 पीसेस पर ईयर, तो ये क्या हो गया आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। द प्राइस ऑफ ईच बॉल बियरिंग 100 रुपये, ईच बॉल बियरिंग का प्राइस कितना 100 रुपये। इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20% पर एनम है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कितनी है 20 रुपये। तो EOQ निकालना है, EOQ में तो आप सब माहिर हो गए हो, अब मेरे बिना निकाले ही कर दोगे मुझसे पहले। EOQ इक्वल टू क्या होता है, मेरे साथ सब बोलेंगे, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये होता था ना। तो देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 2 इंटू कितनी थी 120 थी शायद, 120 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है और 20 रुपये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। 120 इंटू 20, यही तो है, 120 इंटू 20। ठीक है, 20% ही आपकी कैरिंग कॉस्ट है, पर है कितने पे 100 रुपये पे। हम वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स पे। तो 20% आपको किस पे कैलकुलेट कर लेना है 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे 20% कैलकुलेट कर लिए तो कितना हो गया 20 ही रुपये हो गए, ये सब हट गए, नीचे 100 से 100 कट गया, तो 20 से 20 कट गया, तो ये कितना हो गया आपका 24 है ना, और 0 है ना, 120 इंटू 240 हो गया। 240 को जब हम अंडर रूट में लेके जाएंगे तो हमारा करीब कितना पड़ेगा 15.49, तो करीब 15 यूनिट्स का इसका आपका क्या निकला है 15 यूनिट्स करीब आंसर निकला है। 15.49 का मतलब हो गया 15 यूनिट। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 15 यूनिट। ठीक है, चले आगे। एक घंटे बाद के आसपास मैं इस वीडियो को बंद करके दूसरी वीडियो बनाऊंगा फिर, क्योंकि पिछली बार मैंने 1 घंटे 40 मिनट की बनाई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हो गया था हिसाब किताब कि अपलोड होने में बहुत टाइम लगा था, है ना। देखते हैं इसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, अभी अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, बट इसमें चीज़ें बदल दी हैं इन्होंने। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 30,000 का, प्रोडक्टिव बेजेस दे रखी हैं आपकी 18,000 की, मनीष मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर वर्कड को इन्होंने देखो रुपए में दिखा रखा है, दे है कितने बेवकूफ़ लोग, पेपर छाप देते हैं, आता है नहीं कुछ है। यहाँ पे से रुपीज़ कट जाएगा, 900 आवर्स होंगे, 900 आवर्स, भाई आवर्स को रुपीज़ में कैसे दिखा रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, मशीन आवर रेट दे रखा है 10 रुपये, है ना। ठीक है, चलें करें इसको, इसको भी कर लेते हैं चलो। तो हमको पता है, क्या पता है हमको,
हमको पता है क्या, देखो जब हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, पहले हमें प्राइम कॉस्ट दे रखी थी, अब की बार हमें प्राइम कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया उसको प्लस करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट लेबर दे रखी होती तो उसको प्लस करते, और डायरेक्ट वेजेस दे रखी होती तो उसको प्लस करते। क्या डायरेक्ट का कोई सवाल दे रखा है, प्रोडक्ट वेजेस आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोल देंगे डायरेक्ट वेजेस हो गई। तो हमें दो चीज़ दे रखी है यहाँ पे प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और कुछ भी दे रखा है क्या? ठीक है, यही दे रखा है ना। इसके अलावा अच्छा मशीन आवर वर्कड भी कर रखे भाई, जो हम काम कर रहे हैं मशीन आवर, मशीन कितने घंटे चली है, 900 घंटे चली है ना। तो मशीन पे जो खर्चा लगा है ना, वो कितना रुपये, मशीन आवर, मशीन को चलाने का खर्चा कितना, 10 रुपये। तो ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एक तरीके से, प्रोडक्ट से इन्वॉल्व है ना, तो प्रोडक्ट से इन्वॉल्व वाले ये सब कितने आ जाएंगे, आपके प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चले करें। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 30,000 का था। फिर डायरेक्ट वेजेस कितनी है, डायरेक्ट वेजेस है आपकी 18,000 की, तो जोड़ लो 18,000 प्लस मशीन का कितना खर्चा आ गया, 900, 900 आवर चलाइए मशीन, 10 रुपये एक घंटे चलाने के लगते हैं, तो 9,000 रुपये आपके मशीन आवर के बन गए। तो कितना हो गया टोटल, 30 और 18 48, 48 9 57,000 आपके क्या बन गई, ये बन गई आपकी प्राइम कॉस्ट, है ना। प्राइम कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, तो हमने इसको ऐसा करके कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ अब इसमें हो गई आपको एक गलती हो गई हमसे ये गलती हुई है कि हमने ये मशीन आवर गलत जोड़ लिए हैं यहाँ पे। सही कह रहा था मैं, पहले ही सही सोच रहा था। देखो प्राइम कॉस्ट में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, और 3 चीज़ें सिर्फ यही हैं। देखो, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर की कोई बात करी होती, लेबर को अगर हमने पैसे दिए होते ना, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते वो आते इसमें। तो इसमें से हम माफ़ी चाहते हैं, 9 के को हटा देंगे। यहाँ पे जो आपकी जो प्राइम कॉस्ट जो बनेगी, वो बनेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 48,000। ठीक है, अब जो वर्क ओवरहेड है ना, वर्क ओवरहेड में माने जाएंगे आपके मशीन आवर्स रेट, वो हम काय में ट्रीट करेंगे, वर्क ओवरहेड में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड जोड़े थे ना इसमें। तो चलिए प्राइम कॉस्ट में जब वर्क ओवरहेड जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस के 9,000 और जोड़ लें तो हमको क्या मिल जाएगा, 57,000 आपकी क्या आ गई, जो आ गई आपकी वर्क कॉस्ट। ठीक है, और वर्क कॉस्ट के बाद हमें क्या जोड़ना है, 20% आपको क्या जोड़ने हैं, 20% आपको जोड़ने हैं, 20% आपको जोड़ने हैं ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। किसके जोड़ने हैं, वर्क कॉस्ट का ही 20% जोड़ना है। तो 5,700 और 5,700, 57,000 है ना, 20% क्या हो जाएगा, 2 बार 5,700, तो 2,000 5,700 कितना हो जाएगा, 11,400। ठीक है, ये भी इसमें जोड़ देंगे, तो 11,400 जोड़ के हमको क्या मिल रहा है, हमको जो फिगर मिल रहा है वो मिल रहा है 68,400 का। ठीक है, आप जोड़ लेना। तो ये जो फिगर है ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को कहेंगे। ठीक है, 68,400 ऑप्शन में है, 68,400। ठीक है, यहाँ पे वो गलती हो गई थी, आप इसको गलती को नहीं करेंगे। मशीन आवर वक्त के हिसाब से जो मशीन जो चलाई गई है, और आपके क्या आते हैं, वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम आपका क्या होता है, दूसरा और नाम होता है आपका वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, देखें कितना टाइम हो गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ चले गए क्वेश्चंस? मेरे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है x, परचेज दे रखी है y, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको z, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है a। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताया था ना अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीन चीज़ें तो दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तीन चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक की जगह हम लिख देंगे x। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह हमने लिख दी है x प्लस परचेज की, परचेज क्या माना है, परचेज को माना है y। तो x की जगह पे क्या, परचेज की जगह पे रख देंगे y। क्लोजिंग स्टॉक को क्या माना है, क्लोजिंग स्टॉक को माना है z। तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे रख देंगे हम z। और COGS को क्या माना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माना है a। तो ए की जगह पे रख देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने सेट कर रखी है। छोटा कर लेते हैं पहले। ए माइनस एक्स दे रखा है कहीं, ए माइनस एक्स नहीं दे रखा, ए प्लस जेड दे रखा है। पर चलिए पीला वाला ही देखते हैं, पीले वाले से ही मिलाते हैं। एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ए माइनस वाई, ए माइनस वाई, यही वाला आंसर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ए वाई वाले फिगर को इधर ले आएंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, ये दोनों इधर ही छोड़ देंगे तो एक्स माइनस जेड ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन बन गया। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला था ना, कमिटमेंट किया था कि मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दूंगा। तो मैं देखो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगभग करा दिए हैं, और फिर भी आप लाइक और शेयर ना करो तो फिर आपकी गलती है, हैं? मोटिवेटेड रहता है इंसान बनाने के लिए, बस ये होता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी उसमें कराया था, अपने जो पूरा क्वेश्चंस में करा रहता हूँ ना डेली के, उसमें ये मैंने क्वेश्चंस कराया था। और भी हो सकता है बहुत सारे कराए हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह के क्वेश्चन यहाँ इसमें कैसे आ गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जनरल पार्ट में क्या ये भी आता है क्या, साइंस वगैरह भी आती है क्या इसमें? यूकैरियोटिक सेल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू क्रिएट एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। है, पावर हाउस ही तो बोलते हैं इसको। ऑफ टॉपिक है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी हमें। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आजा 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 भाई, क्वेश्चंस आजा, कोई क्वेश्चन तो आ जाओ। सब खत्म कर दिए क्या? ये तो उसका है टैक्स का, टैक्स में अमेंडमेंट हो गए होंगे, ये क्वेश्चन पेपर पुराने होंगे। चलो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। आ गया क्वेश्चन, मीडियन कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता है तो देख लो। मीडियन कैलकुलेट, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है मीडियन को कैलकुलेट। तो वो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो भी डाटा दे रखा है सबसे पहले उसको हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो क्या क्या है छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, दो एक बार दे रखा है, ठीक है, फिर दो बार दे रखा है, फिर दो से बड़ा कौन सा है, तीन दे रखा है, तीन से बड़ा क्या है, चार है, चार से बड़ा क्या है, चार से बड़ा छः है, ठीक है, छः से बड़ा क्या है, छः से बड़ा फिर बारह ही है शायद, हाँ बारह, बारह से बड़ा फिर अठारह, अठारह से बड़ा चौबीस। तो ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए छोटे से बढ़ते क्रम में। अब देखेंगे इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आठ है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 टूथ
टर्म। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर संख्या रहती हैं आपकी इवन और ऑड रहती हैं, अब यहाँ पे संख्या कैसी है, यहाँ पे संख्या है इवन, तो हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n+1/2th टर्म को कैलकुलेट करेंगे। और यहीं पे अगर संख्या आपके टर्म्स जो होते वो ऑड रहते, ऑड के केस में हम कर देते n/2 खाली n/2th टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं कितनी है n की वैल्यू कितनी है, कितने टर्म है यहाँ पे 8 + 1 1/2 इक्वल टू कौन सा हो गया 4.5 टन। तो 4.5 टन कौन कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो 4.5 टन जो आएगा आपका आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म हो गया आपका फोर्थ और ये वाला हो गया फिफ्थ टर्म, जो फिफ्थ टर्म हो गया जो फोर्थ टर्म हो गया, तो इन दोनों के बीच में आएगा 4.5 टर्म। तो ये 4.5 टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस किस के बीच में आ रहा था 4 और 6 के बीच में, तो इसका एवरेज ले लेंगे 10/2 इक्वल टू 5। तो मीडियन आपका क्या बन जाएगा, मीडियन आपका बन जाएगा 5, है ना। वही मैं सोचूं क्या है 4.72 कैसे आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, समझ में आ गया जी। मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट करने की आदत पता नहीं लग गई है मुझे, साफ सफाइयत की। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी करेंगे। देखें टाइम कितना हो गया, टाइम 56 मिनट हो गए, फिर वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होगी। चलिए यहाँ तक, इसको वीडियो को मैं पॉज करके दोबारा दूसरी वीडियो बना देता हूँ। आगे के जो क्वेश्चन है इसमें क्या दूसरे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेटा डेविएशन करना है, ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पॉज करता हूँ, आगे की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करिए वीडियो को। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अच्छा कंटेंट आपका के लिए लेके आता रहूँ। और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक के लिए आप मेरे को कमेंट करके, आप मेरे से चाहेंगे तो आप मेरे से उस टॉपिक पे वीडियो बनवा सकते हैं, है ना। एक मेरे पे रिक्वेस्ट आई थी कॉस्ट का वीडियो बनाने की, तो इसको कराने के बाद मैं एक कॉस्ट का वीडियो ज़रूर बना के डाल दूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, उसको देख लेना क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी अपनी क्वेरी डाल सकता है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।